रियलिटी में पता ही नहीं होता कि उनकी कुंडली में ऐसी ग्रह पोजीशन के कारण भी उनके ब्रेकअप्स होते हैं। मैं अकेले बिजनेस कर रहा था तो मेरा बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब से मैंने पार्टनरशिप की वही तो प्रॉब्लम है। हाँ। कंचन जी, मंगल शनि अगर निर्बल स्थिति में, नीच की स्थिति में बैठे हैं तो ऐसे में वह जातक कभी भी आपके साथ पार्टनरशिप करने लायक नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं कि पैसा लगाएं नहीं जी, लगाएं, जी। या फिर कौन सा समय सही होगा पैसा लगाने के लिए। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु, गुरु और बुध ग्रह, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बहुत अच्छे मजबूत तरीके से बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति को शेयर मार्केट में नाम कमाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ कंचन। आज का पॉडकास्ट हमेशा की तरह बहुत ही स्पेशल और खास होने जा रहा है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं, बहुत ही टैलेंटेड है और आपकी तमाम समस्याओं का समाधान उनके पास है। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, आपको लग रहा है कि जिंदगी में सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये पॉडकास्ट आपकी बहुत मदद करेगा। जी हाँ, हमारे साथ मेहमान जो हैं वो आपकी तमाम परेशानियों का, आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। तो चलिए फिर इस पूरे पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारी खास मेहमान हैं एस्ट्रो नेहा सोलंकी जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच कंचन जी। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस मैम सब बहुत बढ़िया, और आपसे मिलकर बहुत एनर्जेटिक हो जाता है। तो आज के पॉडकास्ट को हम शुरू कर रहे हैं, और सबसे पहले मैम आज मैं चाहूँगी कि आज आप शेयर मार्केट को लेकर कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं कि पैसा लगाएं नहीं लगाएं, या फिर कौन सा समय सही होगा पैसा लगाने के लिए, क्योंकि पैसा तो लगा देते हैं लेकिन अचानक से फिर वो लोग पहुंच जाता है मामला। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए कंचन जी, शेयर मार्केट कह लें, ट्रेडिंग कह लें, क्रिप्टो करेंसी कह लें, हर कोई, देखिए जो आम इंसान है ना, उसका ये ड्रीम होता है कि जैसे तैसे करके वह बहुत ही कम समय में एक अच्छी आमदनी पा सके, एक अच्छी इनकम पा सके, या कह सकते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट लगा के उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके, या उसको फ्यूचर में एक अच्छा अमाउंट एज अ रिफंड उसको मिल सके। देखिए मैं इसको अच्छा भी मानती हूँ, इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि अगर कोई अपनी बुद्धि को यूज़ करके या एक आगे बढ़ना चाहता है, लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो ये अच्छी बात है। अब अगर देखिए मैं कुंडली की बात करूँ, कुंडली में अगर हम शेयर मार्केट, शेयर्स खरीदना बेचना, इनकी ट्रेडिंग करना जो कहते हैं, वह देखा जाए तो वह मेनली, अगर मैं पहले ग्रहों की बात करूं तो ग्रहों में हमारे राहु ग्रह सबसे मेन और सबसे मुख्य राहु ग्रह को माना गया है। दूसरा मैं देखूं तो बुध ग्रह, तीसरा गुरु ग्रह। देखिए सुनने में बहुत ही कई बार अजीब भी लगता है कि राहु ग्रह, राहु तो एक नेगेटिव प्लैनेट है, पर देखिए जो शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, मैं कहीं जगह अगर मैं जुए की भी बात करूं तो उसके जो मुख्य कारक हैं वह राहु ग्रह ही होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु, गुरु और बुध ग्रह, देखिए मैंने गुरु और बुध ग्रह का नाम क्यों लिया, क्योंकि बुध भी बुद्धि का कारक है और बुध भी धन का कारक भी हैं। उसी तरीके से अगर आपकी लाइफ में प्रॉपर एक कैश फ्लो बना हुआ है, एक इंस्टेंट बोलते हैं ना, इंस्टेंट मिलना तो हम राहु से देखेंगे, और एक जो रेगुलर अगर मैं इनकम की बात करूं तो वह गुरु के द्वारा भी देखी जाती है। यदि गुरु ग्रह का आशीर्वाद ना हो तो व्यक्ति को धन अर्जित करने में बहुत परेशानियां आती हैं। तो इन तीनों का समावेश, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बहुत अच्छे मजबूत तरीके से बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति को शेयर मार्केट में नाम कमाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। पर साथ ही साथ देखिए, जैसा कि मैं हमेशा अपने हर पॉडकास्ट, हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि कही हुई किसी भी प्रेडिक्शन पर आपको एक कंक्लूजन पे जाने की तब ज़रूरत है जब आप अपना चार्ट, अपनी कुंडली दिखा लें। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में नहीं है, गुरु बुध की स्थिति भी एवरेज है, और वह व्यक्ति अपना पैसा रात दिन सिर्फ शेयर मार्केट में लगाए जा रहा है, यह उम्मीद करके कि उसका एक दिन 2 से 4,
4 से 8 इस तरीके से पैसा बढ़ता जाएगा, तो वह बहुत ही बड़ी गलती है। क्योंकि यह जो शेयर मार्केट है, जब यह व्यक्ति को बोलते हैं ना एक हाइट्स दिखाती है, एक बहुत अच्छा लेवल दिखाती है, और अगर ग्रह स्थिति अच्छी ना हो तो यह उस व्यक्ति को ऊंचाइयों से गिरा भी देती है। नॉर्मली भी आपने सुना होगा कि बहुत लोगों को शेयर मार्केट में लॉसेस भी होते हैं, बहुत लोग अपना इतना कुछ अपनी जमा पूंजी इन्वेस्ट करते हैं और वह करने के बावजूद भी जो रिटर्न उनको आना चाहिए था, जो एक होते हैं ना कई लोगों के ड्रीम्स होते हैं कि हमारा ये पैसा जुड़ जाएगा तो हम ऐसा करेंगे, हम कुछ नया करेंगे, या कुछ एक ड्रीम्स रहते हैं अपने, चाहे पेरेंट्स से रिलेटेड हो या एक अच्छे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, वह सब ड्रीम्स ज़ीरो हो जाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि आप चेक करें कि क्या आपकी कुंडली में राहु, गुरु और बुध ग्रह अच्छी पोजीशन, मजबूत पोजीशन लेकर बैठे हैं या नहीं। अब उसके बाद में अगर बात करूं कुंडली के भावों की, तो कुंडली में जो मेन भाव देखे जाते हैं वह है पंचम भाव और अष्टम भाव और एकादश भाव। देखिए, मैंने कहने को हमारा द्वितीय भाव भी धन भाव है, और उस भावों के साथ भी इन ग्रहों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो भी हमें शेयर मार्केट में अच्छा फल मिलता है। पर अगर बिल्कुल मेन देखा जाए, जब भी 5th हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस, 2nd हाउस, इन हाउसेस का आपस में कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में राजा बन जाता है। अच्छा। देखिए, राहु को 11th हाउस कहते हैं ना कि राहु अच्छा फल नहीं देता, राहु की दशा तो लोगों को परेशान कर देती है। पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है, जैसा कि 3रे, 6ठे और 11वें भाव का राहु व्यक्ति को बहुत देता है, अपार देता है, बशर्ते उसकी कुंडली मजबूत होनी चाहिए, साथ ही साथ उसको अच्छी दशाएं भी मिलनी चाहिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा 5th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस, अष्टम भाव अचानक होने वाले धन लाभ को दिखाता है। कहते हैं ना कि देखिए, एक तरीके से सट्टे में, शेयर में हमें किस तरीके से धन लाभ होता है, अचानक धन लाभ होता है। रात को हमने कहीं पैसे लगाए, 2 दिन बाद हमने देखा कि अरे हमारा तो यहाँ पर यह अमाउंट बढ़ गया है या यह राइज कर गया है। तो ऐसा व्यक्ति वह कैसे कमाता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है वह अचानक मिलने वाले धन, जमीन जायदाद, संपत्ति, इसका कारक है। बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति लगाता इतना है, कई बार आपने ये भी सुना होगा कि किसी को अचानक से वसीयत में बहुत कुछ मिल गया। बिल्कुल। उसका जो मेन रीजन, जो मेन भाव है वह 8th हाउस ही होता है। अच्छा। तो यानी कि शेयर मार्केट में लगाए हुए पैसे में जो अचानक धन का जो एक बोलते हैं ना इजाफा होता है या बढ़ोतरी होती है, वह अष्टम भाव उसका कारक होता है। पंचम भाव से भी हम धन देखते हैं, और जब इन भावों का कॉम्बिनेशन हमारे इनकम भाव यानी कि 11th हाउस से बनता है, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ही, मैं कहती हूँ बहुत ही स्पीड से, जी हाँ, बहुत ही स्पीड से शेयर मार्केट में नाम कमाता है और आगे बढ़ता है। साथ ही साथ अगेन जो मैं बोलती हूँ, साथ ही साथ उसे उस तरह की दशाएं मिलनी भी बहुत ज़रूरी है। पर देखिए, मैं आज ये हमारे व्यूअर्स हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो मैं फिर भी कहना चाहूँगी कि बिना कुछ सोचे समझे कि अगर सामने वाला व्यक्ति शेयर मार्केट में अच्छा कर रहा है, वह बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, तो हम भी ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता हमें भी फल मिल जाए। आप 1 साल आपने ट्राई करा, 6 महीने, 2 साल आप लगाए जा रहे हैं, पर एक जो लालच कहीं ना कहीं आ जाता है ना कि इस बार और ट्राई करके देख लेते हैं, पिछली बार नहीं हुआ, इस बार और ट्राई करके देख लेते हैं। देखिए, यह एक ऐसा कुआं है, मैं साथ ही देखिए मैंने अभी आपको प्लस पॉइंट बताए, पर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, एक ऐसा कुआं है जिसे आप जितना भरते जाएंगे उसका पेट कभी नहीं भरता। पर वह कुआं भरते समय आप अपनी जमा पूंजी खत्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना होरोस्कोप, अपनी कुंडली चेक कराएं कि क्या एक्चुअली इन सभी जो ही हमें बोलते हैं शेयर मार्केट, हमारे शेयर्स हो गए, क्रिप्टो करेंसी हो गए, क्या इनमें लगाया हुआ पैसा आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग सुटेबल है, क्या शेयर मार्केट आपको फल देगी या नहीं देगी। देखिए, यह भी बहुत एक समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास, आप बिलीव नहीं करेंगे कंचन जी, इतने लोग आते हैं और हमें भी देखकर दुख होता है कि वह लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। बहुत से लोगों को हमने ऐसा देखा है कि जब उन्हें इसकी लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, तो वह बोलते हैं ना गोल्ड लोन लेके भी, तरह तरह के लोन्स लेकर भी लोग इनमें इन्वेस्ट करने लगते हैं और नुकसान भी झेलते हैं।
तो वह सब आपके साथ ना हो, उसके लिए आप अपना बर्थ चार्ट ज़रूर दिखाएं। लेकिन आपने बहुत अच्छी एक बात कही है कि बहुत सारे लोग जो एडिक्टेड हो जाते हैं जी। वो इधर उधर से लोन लेने लग जाते हैं। इनफैक्ट हमने तो इतनी केसेस सुने हैं जी। कि अगर एक बार इसकी लत लग जाती है तो फिर आदमी अपना घर भी बेचने को तैयार हो जाता है, जी। लेकिन उसे खेलना ज़रूर होता है। जी। बिल्कुल। ठीक है, ये बात हो गई। इसके साथ अगर हम यहाँ पर बात करें मैम, तो शेयर मार्केट के साथ साथ पार्टनरशिप की बात करते हैं। जी। बहुत सारे लोग होते हैं जो पार्टनरशिप में अपना बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि मैं अकेले बिजनेस कर रहा था तो मेरा बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब से मैंने पार्टनरशिप की वही प्रॉब्लम है हाँ, कंचन जी कि लोग समझ नहीं पाते हैं। देखिए, एक सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, वही चीज़ मान लीजिए उसको फ़ायदा हो रहा है, और अगर वही चीज़ हम बिना जाने अनजाने खुद करने लग जाएं, तो ज़रूरी नहीं है कि आज जो एक प्रॉफिट उसको मिल रहा है वो प्रॉफिट शेयरिंग या प्रॉफिट का वह लेवल हमें भी मिलेगा। ऐसा नहीं है। रीज़न क्या है कि देखिए, लोग नहीं समझ पाते हैं। आज किसी व्यक्ति को किसी सामने वाले पर्सन की पार्टनरशिप सूट कर रही है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में आपके ग्रह पार्टनरशिप के लिए बने हों। बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हर किसी की, देखिए, हर एक सिंगल इंडिविजुअल की हॉरोस्कोप अलग है, दशाएं अलग है, नक्षत्राज अलग हैं। मैं कहती हूँ ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। ग्रहों की प्लेसमेंट अलग है, ग्रहों का आपका नेचर आपके कुंडली के नेचर से कितना मैच करता है, आपके पार्टनर का नेचर, पार्टनर की कुंडली का नेचर आपकी कुंडली से कितना मैच करता है, यह कॉम्बिनेशंस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि देखिए, हमने पार्टनरशिप तो करी पर हमने बहुत धोखा खाया। कई लोग कहते हैं कि हमने पार्टनरशिप में काम शुरू किया, इतनी इन्वेस्टमेंट की, पर इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि उसकी भरपाई हम आज तक कर रहे हैं। और ये कोई सिंगल केस नहीं है कंचन जी, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जो लोग पार्टनरशिप में पैसा लगाते हैं, पर पार्टनरशिप में लगाया हुआ पैसा वो तो गया ही गया, उसके अलावा ऊपर से लगाया हुआ पैसा भी बेचारों का ज़ीरो हो जाता है। तो ये देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि कुंडली में यह कौन से भाव होते हैं और कौन सी सिचुएशन ऐसी बनती है कि जिसके कारण उन्हें ये नुकसान देखना पड़ता है। देखिए, सबसे मेन भाव अगर मैं कुंडली का बात करूं, 7th हाउस यानी कि सप्तम भाव। देखिए, सप्तम भाव से ही हम विवाह देखते हैं, यानी कि शादी। अब शादी क्या है? शादी भी एक तरीके की पार्टनरशिप है। कहते हैं ना, दो पार्टनर्स जब लाइफ में एक साथ रहते हैं तो ये एक शादी का बॉन्ड बनता है, शादी की पार्टनरशिप बनती है। उसी तरीके से अगर हम बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें, काम में पार्टनरशिप की बात करें, तो वह भी हम मुख्य तौर पर 7th हाउस से ही देखते हैं। अब मान लीजिए, एज अ पर्सन मैं आज किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहती हूँ, मेरा खुद का 7th हाउस तो बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत ही मजबूत हो गया, उच्च का ग्रह वहाँ पर बैठ गया, पर सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ मैं पार्टनरशिप करना चाह रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका 7th हाउस ही पीड़ित हो गया। वहाँ पर मान लीजिए मंगल ग्रह बैठ गए, नीच के बैठ गए, मंगल केतु का कोई ऐसा अंगारक दोष बन गया, राहु और गुरु का कोई चंडाल योग बन गया। इस तरीके के योग या फिर जो पाप ग्रह होते हैं, मंगल, शनि, अगर निर्बल स्थिति में, नीच की स्थिति में बैठे हैं, तो ऐसे में वह जातक कभी भी आपके साथ पार्टनरशिप करने लायक नहीं है। वो आपको नुकसान तो देगा ही देगा, साथ में धोखा भी दे सकता है। साथ ही हम इनके साथ हम कॉम्बिनेशंस क्या देखते हैं? हम कॉम्बिनेशंस देखते हैं कि 7th हाउस का इनकम भाव से कैसा लिंक है, फिर हम उस पर्सन का लगन, उस पर्सन का जो व्यवहार है, जो पर्टिकुलर उसका व्यक्तित्व है, वह कैसा है। अब मान लीजिए जिस व्यक्ति के साथ हमने पार्टनरशिप की, अब उसका लगन ही पीड़ित हो गया, लगन में ही नीच प्रवृत्ति का ग्रह बैठ गया, अब उस जो व्यक्ति है उसका जो व्यक्तित्व है वह कैसा हो गया? नीच का हो गया, छल कपट वाला हो गया। एक बोलते हैं ना, मन में जेलस, क्रूएलिटी कह सकते हैं। बहुत बार ऐसे लोगों को आ जाती है कि वह सामने वाले को धोखा देते हुए भी एक सेकंड को नहीं सोचते हैं। तो 7th हाउस तो पीड़ित हो गया, बट साथ ही साथ लगन भी जब इंसान का पीड़ित हो गया, तो वह ऐसा व्यक्ति आपके लिए कभी भी और आपके फ्यूचर के लिए भी कभी भी फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकता। इसीलिए मैं मोस्टली देखिए लोगों को एक गाइडेंस देती हूँ, आप कोई नया वेंचर करने जा रहे हैं, आप कोई नई पार्टनरशिप, कुछ नया आप बड़ा करने जा रहे हैं, आप किसी के साथ बिजनेस मर्ज करने जा रहे हैं,
उससे पहले बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस वजह से आप बाद में रोएं, जिस वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट बाद में ज़ीरो हो, उसके लिए आज आप शुरू में ही सबसे पहले अपनी और अपने पार्टनर की हॉरोस्कोप कुंडली ज़रूर दिखाएं कि क्या आप दोनों का कॉम्बिनेशन आने वाले भविष्य में क्या आपको प्रोग्रेस दिलाएगा, क्या यह व्यक्ति इस लायक है कि इसके साथ पार्टनरशिप की जाए, क्या इसका जो पार्टनरशिप वाला हाउस है क्या वो स्ट्रांग है, क्या आपको कहते हैं ना जो धन आना यानी कि धन की इनकमिंग होना क्या वह इसके साथ पॉसिबल है, या इसकी दशा ही ऐसी चल रही है जो बिल्कुल लॉस वाले घर की चल रही है, या बिल्कुल ही ऐसी लॉस वाली दशा है कि जो उसको तो फल दे ही नहीं रही है और आपका भी जो पॉजिटिव समय है उसको भी वह नेगेटिव कर देगी। ऐसे देखिए कंचन जी, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं हमें जो कुंडली में देखने पड़ते हैं। लोग हमारे पास कब आते हैं? जब है बिल्कुल परेशान हो चुके होते हैं, बर्बाद हो चुके होते हैं कि देखिए हमारी इतनी जमा पूंजी थी, हमने इतना पैसा पार्टनरशिप में लगाया, बहुत विश्वास करके लगाया, पर उस विश्वास का क्या हुआ? आपने विश्वास किया, आपने सामने वाले को अपना समझा, पर आपने ये नहीं जानने की कोशिश की कि उसका बर्थ चार्ट कैसा है, क्या आने वाली दशाएं उसके और आपके सपोर्ट में हैं, क्या उसका सप्तम भाव, उसका सुख भाव, उसका 11th हाउस, उसका धन भाव इतना मजबूत है कि उसके और आपके स्टार साथ में जुड़ के धन अर्जित कर सकें। और अगर मान लीजिए नुकसान भाव की ही दशा चल रही है या कोई ऐसी नेगेटिव नीच ग्रह की, नुकसान के ग्रह की दशा चल रही है, ऐसा व्यक्ति जो खुद के लिए पॉजिटिव नहीं हो सकता, जो खुद के लिए धन अर्जित नहीं कर सकता, उसके ग्रह उस समय पे आपको कैसे पॉजिटिविटी दे सकते हैं या फिर आपके लिए कैसे पार्टनरशिप में धन अर्जित करके ला सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि देखिए इन चीज़ों में हमें देर नहीं करनी चाहिए। सही समय रहते कुछ भी न्यू वेंचर, न्यू पार्टनरशिप शुरू करने से पहले अपनी और अपने पार्टनर की जन्म कुंडली ज़रूर दिखाएं। बड़ा नुकसान होने से पहले आप एक बोलते हैं ना, एक गाइडेंस ले लीजिए। बिल्कुल। एक गाइडेंस से आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा कि आपको यह करना है या नहीं करना है। बहुत बार होता है कि बहुत लोगों को पार्टनरशिप सूट भी बहुत करती है, उनके ग्रह आपस में बहुत मिलते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ गाइडेंस लेके अपने डिसीजन लेते हैं, सही मुहूर्त में चीज़ों को शुरू करते हैं, सही दशाओं में चीज़ों को शुरू करते हैं। 7th हाउस पार्टनरशिप वाला हाउस उनका स्ट्रांग होता है जो उनको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देता है। पार्टनरशिप उनके लिए बहुत फ्रूटफुल भी रहती है। ये तो वही वाली बात हो गई नेहा मैम, मतलब जैसे हम देख रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया कि 7th हाउस जो होता है वो आपके शादी के लिए भी होता है, मतलब पार्टनर्स के लिए, जहाँ पर ये देखा जाता है कि आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल अब पूछ लेती हूँ मैं आपसे। जैसे हमने बहुत सारे लोगों का देखा है लव रिलेशंस पर अगर हम बात करें तो कई लोगों के रिलेशंस बनते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, फिर उनके ख्वाब होते हैं कि भाई शादी तक पहुँचना है हम लोगों को, लेकिन शादी तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन शुरू में सब बड़ा अच्छा होता है। तो क्या ऐसा होता है कि शुरू में जब वो रिलेशन में आए तो उनका वो 7th हाउस जो था वो एक्टिव था, और उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों की शादी तक नहीं पहुंच पाए दोनों? देखिए होता क्या है कि जो रिलेशनशिप एक टॉपिक ऐसा है कि लोगों को इसमें, मुझे लगता है कि लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं मानती हूँ आपने कहा क्या शुरू में हाउस एक्टिव रहता है और बाद में क्या ऐसा क्या हो जाता है कि जो ब्रेक हो जाता है। देखिए शुरू में लोगों को क्रेज होता है, लोगों को शुरू में एक दूसरे की नीड होती है, एक होता है कि हमारा भी कोई लाइफ पार्टनर हो जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकें, जिससे हम मिलें, जो हमें सुने समझे। एक बोलते हैं ना एक क्रेज, एक एक्साइटमेंट होती है। बाद में धीरे धीरे, क्योंकि आज की जो जनरेशन है लोगों में बर्दाश्त ही नहीं है, लोगों में पेशेंस नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी होते हैं। देखिए कहीं ना कहीं मैं अगर कुंडली की भी बात करूं और कुंडली से अलग हटके भी अगर मैं बात करूं तो लोगों में एक दूसरे को अपनाने का भाव ही नहीं रह गया है। देखिए आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। लव रिलेशनशिप से शादी तक कई लोग जाना चाहते हैं, मैं कहती हूँ बहुत से लोग जाना चाहते हैं, पर अगर आप सच्चाई की बात करें तो 80 से 90% केसेस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सिर्फ टाइम पास के लिए भी बात करते हैं, जो सिर्फ घूमना फिरना एंजॉय करना, अपनी बात कह दी सामने की सुन ली,
सिर्फ इतने तक ही सीमित रखते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जब आप किसी को दिल से नहीं अपनाते हो, शुरू शुरू में वह आपको, जब तक आपको नहीं मिलता है ना, देखिए जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक आपको उस व्यक्ति की, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस रहती है। पर जब वह व्यक्ति आपको मिल जाए या उसका समय आपको मिल जाए, तब आप उसको जस्ट फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा रीज़न है कि शुरू में लोगों को शौक़ होता है, एक्साइटमेंट होता है, बाद में वह एक्साइटमेंट धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। और देखिए, अगर मैं बात करूं कुंडली की, अब हम कुंडली की बात करते हैं कि कुंडली में वह कौन से रीजंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा लव रिलेशनशिप्स को चलने नहीं देते हैं, ब्रेकअप का कारण बनते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 7th हाउस, जिससे कि हम पार्टनरशिप देखते हैं, शादी देखते हैं। तो हम रिलेशन की, इस व्यक्ति का रिलेशन, अफेयर्स या क्या क्या कुछ कैसा रहेगा, वह 7th से भी देखते हैं। और अगर बेसिकली बिफोर मैरिज की अगर मैं बात करूँ, बिफोर मैरिज जो हमारे रिलेशन रहते हैं, दोस्ती रहती है, वह कुंडली के 2nd भाव और 5th हाउस से हम देखते हैं। अच्छा जी, 2nd भाव यानी कि जो हमारा धन भाव होता है, 5th भाव यानी कि जिससे मैंने आपको कई बार बताया, जिससे हम पूर्व जन्म के हम कर्म भी देखते हैं, उसी से ही हम लव रिलेशनशिप भी देखते हैं। अब मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को देखा, आपको वह इंसान बहुत अच्छा लगा, आपको लगा कि मुझे इससे बात करनी चाहिए, मुझे इससे फ्रेंडशिप बढ़ानी चाहिए, पर आपको नहीं पता कि उनकी कुंडली में कैसे ग्रह हैं या क्या प्लैनेटरी पोजीशन बनी हुई है। यदि किसी व्यक्ति के 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, इन भावों में अगर पाप ग्रह बैठ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति के लव रिलेशनशिप, अफेयर्स कभी लंबे समय के लिए चल ही नहीं पाते हैं। अच्छा, 2nd हाउस, 5th हाउस में केतु, राहु, शनि, मंगल, इन ग्रहों का बैठना बेसिकली देखा जाता है कि यह लोग, ऐसा नहीं है कि लोग इनसे अट्रैक्ट नहीं होते हैं या ये लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं या रिलेशन बनाना नहीं चाहते हैं, वह भी चाहते हैं कि उनकी दोस्ती हो, रिलेशनशिप बने, आगे वह मैरिज तक पहुँचे। पर साथ ही साथ कंचन जी, जब यह जो केतु हो गए, राहु हो गए, शनि, मंगल ग्रह, यह सेपरेशन का कारक भी है। अच्छा, जी हाँ। तो मान लीजिए कोई छोटे पीरियड के लिए अच्छी सी दशा आई, कोई शुक्र का पीरियड आ गया, तो रिलेशनशिप शुरू हो गया। थोड़े समय तक वह चलता है। शुक्र के पीरियड में आप इंजॉय करते हो, आप घूमते हो, आपके अंदर एक अच्छी, बोलते हैं ना, कंपैटिबिलिटी नज़र आती है, केमिस्ट्री अच्छी नज़र आती है। पर मान लीजिए वह अंतर दशा का पीरियड ओवर हो गया, अब उसमें आपकी वही 5th हाउस के केतु की दशा आ गई या 2nd भाव में बैठे हुए मंगल की एक अंतर दशा आ गई या प्रत्यंतर दशा आ गई। क्योंकि देखिए, यह बहुत ज़्यादा मेन ग्रह हैं ब्रेकअप कराने के लिए, रिलेशंस को तुड़वाने के लिए। तो इन जो ग्रहों का अंतर, प्रत्यंतर और अगर मैं कहूँ महादशा भी, तो बहुत ज़्यादा किसी भी अफेयर पे, लव रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। हम उस समय समझ नहीं पाते हैं। कपल्स में क्या होता है, मोस्टली लड़ाई झगड़ा होता है। तुमने मुझे नहीं समझा, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने तुम्हें ये कहा, तुमने ऐसा नहीं किया। ये रीजंस बन जाते हैं, ये टॉपिक सिर्फ रीजंस होते हैं, बट उन्हें रियलिटी में पता ही नहीं होता कि उनकी कुंडली में ऐसी ग्रह पोजीशन के कारण भी, ऐसी दशाओं के कारण भी उनके ब्रेकअप्स होते हैं। और अगर देखिए मैं बात करूँ शादी की, तो शादी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वह 7th हाउस से देखी जाती है। तो शादी तक मामला तभी पहुंचता है जब इनके पहले के जो हमारे और दूसरे जो भाव हैं वह कुछ स्ट्रांग हों, उनमें शुभ ग्रह हों, तब वह रिलेशनशिप को थोड़ा लंबा चलाने में मदद करते हैं। तब इंसान जब एक थोड़े लंबे समय के लिए एक साथ जुड़ जाता है, एक दूसरे को समझने लग जाता है, तब वह रिलेशन को शादी तक लेकर जा पाते हैं। तो जैसे आपने अभी बात कही, तो पॉडकास्ट से पहले ही मैं इस बात का जिक्र कर रही थी कि हमें किसी भी चीज़ की कीमत तब तक होती है जब तक या तो वो हमें मिलती नहीं है या वो हमारे से खो नहीं जाती है। तो मुझे लगता है कि लव रिलेशनशिप पे भी कुछ ऐसा ही मामला चलता है कि जब तक मिल नहीं जाती तब तक उसकी कदर, और मिल गई तो आजकल लोग कंचन जी एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा जस्ट फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हैं। हम खुद भी अपने बच्चों को, या मैं देखती हूँ जो एक यूथ है, अब ब्रिंगिंग ऐसी मिल रही है कि ऐसा नहीं होगा तो देखा जाएगा, छोड़ दो, कोई बात नहीं। शादी की अगर मैं बात कर लूँ तो आज ऑलरेडी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इतना ज़्यादा पैम्पर कर दिया है,
इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ और इतना सब कुछ दे दिया है कि उन्हें, उन बच्चों को, उस यूथ को रिलेशन टूटने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें पता है कोई बात नहीं, ये टूट गया तो पेरेंट्स अगला रिश्ता करा देंगे, ये खत्म हो गया तो कोई और मिल जाएगा। जो एक निभाने वाला जो भाव होता है, जो एक अपना बना के रखने वाला भाव होता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाला जो भाव होता है, वह मुझे लगता है कि सदियों पहले खत्म हो चुका है। आज भी बहुत लोग हैं जो निभाना चाहते हैं, निभाते हैं। अगर मैं बात करूं हमसे एक पिछली जनरेशन की, जो हमारी मदर्स रही हैं, जो हमारी लेडीज़, जो मैच्योर लेडीज़ हैं, जो हमारी दादियाँ नानियाँ रही हैं, उन्होंने अपने समय में निभाया है। उन्होंने, चाहे उसका कोई भी रीज़न रहा हो, उनका आपस का बॉन्ड रहा हो, हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड रहा हो, रिलेशनशिप में प्यार रहा हो, या ऐसा भी कहते हैं कि अपने बच्चों को देख के भी कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी जी दी, कि हम अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। तो पहले वो निभाने वाला भाव था, वो अटैचमेंट फैक्टर था, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स थी। आज मैं देखती हूँ कि आज लोगों में एक अपनापन नहीं है, कहीं ना कहीं उन्हें ये, उनके मन में उनको यह पता है कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ना बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं एक ईगो कहते हैं वह लोगों में एक भारी हो गई है, कि प्यार से ज़्यादा लोग अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। मीन्स ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एक पर्सन से ज़्यादा चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है। बिल्कुल, कि एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं मिल रहा तो ब्रेकअप, एक जो आपसी, अगर आपने पहले दूसरे को समझने का मौका ही नहीं दिया, आपने दूसरे इंसान को समझना ही नहीं चाहा, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि तुम मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप 1 पे हो, या मेरी दूसरी फ्रेंड टॉप नंबर 2 पे है, या 1 2 3 कैटेगराइज कर देते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो प्रायोरिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। अच्छा, देयर शुड बी ओनली 1 नंबर, दैट्स इट। नो नंबर 1, नो नंबर 2, नो नंबर 3। देखिए, प्रायोरिटी आप कब करते हैं? प्रायोरिटी आप तब करते हैं जब आप एक को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दूसरे को उससे कम दे रहे हैं, तीसरे को उससे कम दे रहे हैं, तब आप उन्हें तीनों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। बट अगर आप सिर्फ एक ही पर्सन के लिए डिवोटी हैं, आप उसी पर्सन को समझना चाहते हैं, आप उसी पर्सन के साथ निभाना चाहते हैं, तो वह तो एक ही होना चाहिए। बिल्कुल, वहाँ 1 2 3 4 5 की कैटेगरी नहीं होनी चाहिए कि तुम बेस्ट फ्रेंड हो, दूसरे नंबर वाला फ्रेंड है, तीसरे नंबर वाला कॉमन फ्रेंड है। नहीं, देयर शुड बी 1 and 1 ओनली, दैट्स इट। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देके हम सामने वाले को तो कंफ्यूज कर ही रहे हैं, हम खुद भी कंफ्यूज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके इस पॉडकास्ट को शेयर्स बहुत मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लव रिलेशंस को लेकर बहुत ही अच्छे से चाहते हैं कि कोई उनसे बात करे, कोई उनको समझाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं। जितने भी हमारे कपल्स हैं वो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे कि आजकल डाइवोर्स केसेस भी शायद मैम इसीलिए बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते हैं। और पहले क्या होता था ना मैम, पहले होता था कि अगर आपस में लड़ाई भी हो रही है तो पेरेंट्स चीज़ों को संभाल लेते थे, संभाल लेते थे। लेकिन अब क्या होता है कि अगर जरा सी भी हस्बैंड वाइफ में या पार्टनर में लड़ाई होती है तो पेरेंट्स उस चीज को और बड़ा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम घर आ जाओ। तो मुझे लगता है वो बिल्कुल बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। बिल्कुल गलत तरीका है। पेरेंट्स शायद कहीं ना कहीं यह नहीं समझ रहे हैं कि आज तो हम इसको बुला रहे हैं, पर कल इन फ्यूचर हम इसी का घर खराब कर रहे हैं। देखिए, मैं ये भी नहीं बोलती हूँ कि कोई लड़की है या कोई लड़का है वह गलत चीज को झेले। कहते हैं ना कि गलत चीज भी झेलना जो है वह भी बहुत ही गलत बात होती है, कि अगर हम गलत चीज को हम बोल नहीं रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट खड़े नहीं हो रहे हैं, वह भी गलत है। मैं ये भी नहीं बोलती हूँ कि किसी की बेटी कहीं परेशान है तो उसके पेरेंट्स उसको वहीं परेशान होने के लिए छोड़ दें। उसके साथ अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या उसको कोई अभद्र भाषा का बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से, मैं उन चीज़ों के सपोर्ट में भी नहीं हूँ। पर हाँ, जहाँ तक अगर आपका जो लाइफ पार्टनर है वह अच्छा है, थोड़ा बहुत चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो यस ज़रूर समय देना चाहिए। और पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि शादी कोई मजाक नहीं है। यह लाइफ टाइम का एक, कहते हैं ना, एक ऐसा बॉन्ड है कि जो किसी भी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता। और हमारा कल्चर भी कहीं ना कहीं हमें यही सिखाता है। तो पेरेंट्स को भी ये ज़रूर समझना चाहिए
कि आज आप अपने बच्चे को गलत चीज में सपोर्ट करके आप उसी का ही घर खराब कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब ये लव रिलेशनशिप के साथ मैम अगर हम बात करें प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेकर, इनके भी बहुत सारे सवाल होते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ का होता है कि कई बार मिसकैरेजेस हो जाते हैं, मतलब कई बार तो लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम है कि चौथा पांचवा महीना उनका चढ़ जाता है, लेकिन तब जाकर मिसकैरेज हो जाते हैं, तो वो बड़ी क्रिटिकल आ जाती है वो जो स्थिति होती है। तो एक तो आप बताइए कि ये किस भाव से देखा जाता है कि मिसकैरेज की संभावना आती है आपके साथ। और सेकंड मेरा ये क्वेश्चन है कि आप ना मतलब थोड़ा सा गाइड भी करिए, थोड़ा गाइडेंस दीजिए कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए क्या होना चाहिए। जी देखिए, हमारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी वह वो कंडीशन होती है कि जिस समय पे उसे सबसे ज़्यादा केयर और मैं कहूँगी मेंटल सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं इसमें ये नहीं मानती कि विमेन कहीं भी कमज़ोर हैं, वो अपने आप को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हैं, बट अगर मैं इमोशनल फैक्टर की बात करूँ, मैं हार्मोनल अप डाउन्स की बात करूँ, तो वहाँ उस समय उन्हें नीड होती है कि उन्हें समझा जाए, सुना जाए, कोई हो जो उनको सुन ले, समझ ले, केयर कर ले। सो बहुत ही अच्छा टॉपिक है कंचन जी। देखिए, अगर कुंडली की हम बात करते हैं तो कुंडली में मिस कैरेजेस, देखिए जैसे हम देखते हैं कि पंचम भाव संतान से देखा जाता है, तो अगर मैं मिस कैरेज की बात करूं तो बहुत ज़्यादा जो मुख्य जो भाव माने गए हैं, देखिए वह होता है कुंडली का अष्टम भाव। पंचम भाव यानी जिससे हम संतान देखते हैं, अगर उसमें भी पाप ग्रह बैठे हैं तो वह भी बहुत ज़्यादा मिस कैरेजेस का रीज़न बनते हैं। अच्छा, सेवेंथ हाउस को भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगी। देखिए, कहने को हम सेवेंथ हाउस से हम शादी देखते हैं, पर अगर मैं बॉडी पार्ट्स की बात करूं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी हमारे सेवेंथ हाउस से ही देखे जाते हैं, सेवेंथ और एट्थ हाउस से बेसिकली। तो पंचम से संतान हो गई, सेवेंथ से हमारे लेडीज़ के कह लीजिए इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, और अष्टम भाव से भी हम यह ऑर्गन्स ही देखते हैं। ऑर्गन से रिलेटेड या मैं कहती हूँ हार्मोन से रिलेटेड, यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो गई, यूट्रस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लेडीज से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स बीमारियाँ होती हैं, यह हमारी अष्टम भाव से भी देखी जाती हैं। अब देखिए, बेसिकली देखने में क्या आता है कि अब किसी लेडी ने कंसीव कर लिया, पर कुछ समय बाद उसे, जबकि उसने बहुत अच्छे से केयर भी करी, पर कुछ समय बाद समझ आता है, देखा जाता है कि उसका मिसकैरेज हो गया। अब उनका रीज़न क्या होता है? देखिए, एक शुभ दशा आई, कोई छोटा सा कोई अच्छा अंतर प्रत्यंतर का ऐसा पीरियड आया कि जिसमें मान लीजिए गुरु का कोई ऐसा पीरियड आ गया कि जिसमें उस लेडी ने कंसीव कर लिया, पर साथ ही साथ अगर मान लीजिए पंचम भाव में किसी नेगेटिव, किसी पाप ग्रह की स्थिति बनी हुई है, जैसे कि मैं कहूँ पंचम भाव में राहु की स्थिति, पंचम भाव में केतु की स्थिति, पंचम भाव में मंगल ग्रह की स्थिति, पंचम भाव में ही ये जो मैं आपको ग्रहों की स्थिति बता रही हूँ, इनको हम सेवंथ और एट्थ में भी काउंट कर सकते हैं। अच्छा, कि अगर सेवंथ और एट्थ हाउस में भी अगर ऐसे ग्रहों का कोई कॉम्बिनेशन बनता है, शनि का भी देखिए बहुत बार देखा जाता है, शनि का भी दुष्प्रभाव होता है। तो इन ग्रहों की स्थिति जब अगर इन भावों में आती है तो वह चलती हुई अच्छी खासी प्रेगनेंसी में भी मिसकैरेज का कारक बनती है। अच्छा, क्योंकि देखिए मंगल भी पाप ग्रह हैं, राहु बेसिकली क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए, चलो अगर हम मिसकैरेज की बात नहीं करते और हम बात करते हैं डिलीवरी की भी, तो डिलीवरी के समय पर भी बहुत बार कहते हैं ना, देखिए उस बेचारी माता ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस झेले, तो वह बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन का रीज़न राहु ग्रह बनते हैं। अच्छी खासी चलती हुई प्रेगनेंसी में अचानक से आपने बहुत बार सुना होगा कि बच्चे का कॉर्ड गले में अटक गया, अभी सर्जरी करनी पड़ेगी, बच्चे ने कुछ अंदर यूरिन पास कर दिया है, अभी सर्जरी करनी पड़ेगी। देखिए, सर्जरी करना कुछ गलत नहीं है, वो अपनी अपनी लोगों की चॉइसेस होती हैं, बट कॉम्प्लिकेशंस के साथ चीज़ें होना वह यह पाप ग्रहों के कारण ही होता है। पंचम भाव में केतु की स्थिति, सप्तम भाव में मान लीजिए मंगल केतु की स्थिति आ गई, अष्टम भाव में मंगल की स्थिति आ गई या राहु की स्थिति आ गई, और वह लेडी प्रेग्नेंट है, तो ऐसे में और उसी तरह की उसको दशाएं भी मिल रही हैं, तो ऐसे में देखा जाता है कि उस जो वह स्त्री है उसका बहुत बार मिसकैरेज भी हो जाता है। अगर मिसकैरेज नहीं हो रहा है
प्रेगनेंसी नॉर्मली चली आ रही है, हेल्थ इश्यूज हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो फिर वह डिलीवरी के टाइम पर कई बार सी सेक्शन से बेबी होता है। अच्छा। कई बार देखिए सी सेक्शन होना इट्स ओके, बट सी सेक्शंस के साथ बच्चे का ऑक्सीजन लो जा रहा है या माता को कष्ट हो रहा है। कई बार आपने बहुत बार आपने सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है कि बच्चे को बचाया जाए या माता को बचाया जाए। बिल्कुल। तो यह पाप ग्रहों का असर ही पाप ग्रहों का असर ही उस व्यक्ति यानी उस स्त्री को बहुत बार डिलीवरी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे देता है। जैसे मान लीजिए किसी की चार्ट में, जैसे मैंने एक तो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन आपको बताया, राहु शनि का कॉम्बिनेशन भी पंचम में बन रहा है, अष्टम में बन रहा है, यह भी सर्जरी करा देता है। मतलब ऐसे अलग अलग तरह के ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, और उसके बाद वह कौन से भाव के मालिक हैं, और अगर इन भावों में वह बैठे भी हैं तो क्या वह अस्त बैठे हैं, क्या वह नीच स्थिति में बैठे हैं, नवांश में उनकी स्थिति कैसी है, यह देखिए बहुत ही कहते हैं ना कि डिटेल में बहुत ही ज़्यादा एक ध्यान से देखने वाला टॉपिक है। तो यह जो ग्रहों की स्थिति होती है यह मिस कैरेज तक करा देती है, और कई बार हमें पता भी नहीं चल पाता है कि इन मिस कैरेजेस का या इन कॉम्प्लिकेशंस का क्या रीज़न है। बिल्कुल, जैसे कि मैम आपने बताया कि राहु की वजह से भी ये सब कुछ होता है, मिसकैरेजेस भी राहु की वजह से होता है। हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद उनके फेस पे निशान होते हैं। जैसे कई बार हमने देखा है कि बच्चे का होंठ जो है वो कटा हुआ होता है, या कई बार हमने देखा है कि कान कटा हुआ होता है। तो ये क्यों होता है मैम? देखिए इसका भी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है इसमें भी देखिए बहुत सारी डिटेल्ड चीज़ें हैं कंचन जी। जैसे आपने बात करी कान कटा हुआ या लिप पे ऐसे कट लगा हुआ है, तो हम ऐसे में देखते हैं कि या तो ऐसा तो नहीं था कि जब वह लेडी प्रेग्नेंट थी तो क्या पता उस समय कोई ग्रहण पड़ा हो, क्योंकि देखिए ये प्रूवन है, यह प्रूव हो चुका है कि ग्रहण के समय ऐसे बहुत से सर्वे होते हैं कि ग्रहण के समय जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ ने अपनी केयर नहीं करी, या सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय वह बाहर निकली हैं, या उनकी प्रेगनेंसी पे इसका असर आया है, तो ऐसे में भी देखा जाता है कि बच्चे का कोई अंग कहीं पर कोई कट लगा हो, कहीं पर कोई ऐसे कोई निशान आ गया, या कोई ना कोई ऐसी परेशानी उस बच्चे में या उसकी हेल्थ में देखी जा सकती है। दूसरा मैं कहूँगी, देखिए कंचन जी, क्योंकि मैं हमेशा से कर्मा पे बिलीव करती हूँ, पंचम भाव से ही हम संतान देखते हैं, पंचम भाव से ही हम पूर्व जन्म के कर्म भी देखते हैं कि आप क्या कर्मा करके आए हो, क्या आपको कुंडली मिलनी है, क्या आपको दशाएं मिलनी है, कैसा आपको घर मिलना है, कौन आपको माता पिता मिलने हैं, यह सब कुछ आपके पूर्व जन्म के कर्मों पर, यानी कि आप जो साथ में संचित कर्मा लेकर आए हैं उस पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि जैसे आपने कहा कोई कट इस तरीके का मुंह पर आ गया। कई बार होता है कि यदि जो उस बच्चे की कुंडली बन रही है, यदि लगन में केतु आ जाए, उस बच्चे के खुद के बर्थ चार्ट में अगर लगन में केतु आ रहा है, तो वह फेस पर इस तरीके के कोई निशान दे देता है, कोई कट दे देता है। कई बार होता है कि छोटी मोटी बच्चा हुआ, उसकी कोई छोटी मोटी सर्जरी करनी पड़ गई, एक तो लगन में केतु के कारण। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, पूर्व जन्म के कर्म, हो सकता है पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म करे हों, आपने किसी माता का अबॉर्शन करा दिया हो, आपने किसी बच्चों को, कोई बोलते हैं ना, कोई कष्ट पहुंचाया हो, कुछ ऐसा आपने कर्मा किया हो जो वह बेबी जो बच्चा जो पैदा हुआ है उसने ऐसा कोई कर्मा किया हो जिसका वह जन्म के समय से वो अपना उसको साथ लेकर आया है। यह बहुत बड़े रीजंस बनते हैं इन चीज़ों के। ठीक है मैम, जैसे ये तो हो गई नेहा जी बात की कटे हुए निशान जो होते हैं वो कई बार ग्रहण की वजह से भी होते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ अपना ध्यान नहीं रख पाती है। अब मैं चाहूँगी, जब इस टॉपिक पे बात हो ही रही है, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए कुछ टिप्स आप दीजिए, कुछ ऐसा गाइडेंस जो वो अपनी लाइफ में फॉलो करें। ठीक है कंचन जी, देखिए जैसे मैंने कहा प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी किसी भी पेरेंट्स के लिए, किसी कपल के लिए एक ड्रीम की तरह होती है। हर कोई एक पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका जो होने वाला बच्चा है वह बहुत ही ज़्यादा संस्कारी हो, अच्छा स्वास्थ्य लेके पैदा हो, अच्छी वैल्यूज़ वाला इंसान बने इन फ्यूचर, अच्छा भाग्य लेके पैदा हो, बड़े लोगों का, जो हमारे बड़े हैं उनका आदर सत्कार करने वाला हो, बेसिकली एक अच्छी, बोलते हैं ना, एक अच्छी गाइडेंस के साथ, एक अच्छे भाव के साथ एक अच्छा इंसान इस दुनिया में आए।
तो देखिए इसके लिए मैं अपनी जितनी भी, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ इस वीडियो को देख रही हैं तो मैं आपके लिए भी कहना चाहूँगी, और बहुत ही आसान है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको ऐसे कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा समय देने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली क्या है कंचन जी, कि पहला मैं आपको कहना चाहूँगी, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वह अपने बेडरूम में या तो श्रीमद् भागवत गीता को रखें या फिर रामायण भी वह रख सकती हैं। जब भी उन्हें समय मिले थोड़ा सा ही सही वह इस पाठ को ज़रूर करें। देखिए उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न यह होता है कि ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के सेकंड फेज़ के बाद जो बच्चे का जो ब्रेन होता है वह बहुत ही ज़्यादा स्पीड से और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो उच्चारण कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, उससे भी हमारे गर्भ में पल रहा जो बच्चा होता है वह उससे कनेक्ट कर पाता है। तो जब हम रामायण का, भागवत गीता का जब हम पाठ करते हैं और वह उसके पास वह शब्द जाते हैं, वह उनको सुनता है, तो वही सारी जो एक बोलते हैं ना वैल्यूज उसके अंदर धीरे धीरे इनकलकेट होने लगेंगी। दूसरा मैं कहना चाहूँगी, देखिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में हमारे 7 चक्रास हैं, और 7 चक्रास में अगर मैं सबसे ज़्यादा बेस, सबसे ज़्यादा नीचे जो हम कहते हैं कि जो हमारी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके नीचे जो चक्रा होता है वह मूल चक्रा होता है। मूल चक्रा के बारे में आपने सुना ही होगा। तो यह जो मूल चक्रा है, इसके अगर मैं स्वामी अधिपति देखूं तो वह श्री गणेश जी को माना गया है। जब आप कहते हैं ना बच्चा ग्रोथ कर रहा है अंदर, जैसे मैंने सेकंड फेज के बाद बताया उसका ब्रेन ग्रोथ कर रहा है, तो जब यह मूल यानी कि जड़, जब वह जड़ से ग्रोथ करके आगे बढ़ रहा है, उस समय में अगर आप श्री गणेश जी का गणेश अर्थव शीर्ष का पाठ करते हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स बहुत ध्यान से सुने कि जब आप प्रेग्नेंट लेडीज इस गणेश अर्थव शीर्ष का पाठ करेंगी तो यह आपके मूल चक्रा को एक्टिव करता है। मूल चक्रासन एक्टिव, जब वह एक्टिव हो रहा है उसके साथ आपका बच्चा भी जुड़ा हुआ है। आपके बच्चे की जो दिमाग की वृद्धि है, यानी ब्रेन की जो डेवलपमेंट है, वह और अच्छी होगी। वह अच्छी वैल्यूज के साथ अच्छे पाठ को सुन के इस दुनिया में आ रहा है। बिल्कुल। अच्छी, कहते हैं ना कि बहुत बार कि अगर हम कुछ बुरा नहीं सुन रहे पर हम कुछ थोड़े से अच्छे शब्द सुन रहे हैं तो उसके साथ साथ भी हमें एक बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। बिल्कुल। तो इस अर्थव गणेश शीर्ष पाठ जो है, इसके साथ उस बच्चे की जो ग्रोथ भी होती है वह भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। चाहे वह ब्रेन डेवलपमेंट हो, चाहे वह उसके शरीर की ग्रोथ हो, चाहे वह उसकी वैल्यूज़ की ग्रोथ हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वह इस पाठ को ज़रूर करें। एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं नेहा जी। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता होती, क्योंकि पहले ऐसे ही होता था, कई लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती थी। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या फिर मुझे सही समय नहीं पता कि मैं कब हुआ था, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं हम? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास भी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, लोग मिलने आते हैं कि हम अपनी कुंडली के बारे में तो जानना चाहते हैं पर हमारे पास हमारी बर्थ डिटेल ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है। हमें एक जिज्ञासा है, हमें जानना है। हम कई बार होता है कि किसी की माता है, उनको रेगुलर हेल्थ इश्यूज बने हुए हैं, किसी के फादर हैं जिनको बिजनेस में नुकसान हो रहा है, बिल्कुल। कोई बच्चा है जो अपनी स्टडीज के लिए, कहते हैं ना कि हमें एक राइट पाथ नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत तरह तरह की सिचुएशन होती है जिनके पास बर्थ डिटेल नहीं है। मान लीजिए किसी के माता पिता के पास अगर बर्थ डिटेल्स नहीं है तो हम यह गाइडेंस देते हैं कि उनके बच्चे की बर्थ डिटेल के द्वारा, यानी कि उनके बच्चे की कुंडली के द्वारा उनके माता पिता के बारे में काफ़ी कुछ जाना जा सकता है। उनके द्वारा भी उनकी कुंडली बनाई जा सकती है। ऐसा कैसे कर पाते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चे का लगन चार्ट है, यानी कि D1 चार्ट, ऐसे ही कुंडली में और भी चार्ट बनते हैं। एक होता है हमारा D12 यानी कि द्वादशांश। द्वादशांश चार्ट के द्वारा हम उस बच्चे के माता पिता का आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, माता पिता की लाइफ कैसी दिख रही है, माता पिता से उसका संबंध कैसा रहेगा, माता पिता की लाइफ में ग्रोथ कैसी है कैसी नहीं है, यह सब देखा जाता है। एक तो यह बात हो गई कि हम बच्चे के द्वारा
D12 चार्ट के द्वारा पेरेंट्स की कुंडली समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कोई लोग ऐसे आते हैं जो कहें हमारी तो संतान ही नहीं है, हमारी तो भी शादी ही नहीं हुई है। इन कंडीशंस में, इन सिचुएशंस में हम प्रश्न कुंडली भी लगा के देखते हैं। अच्छा जी, प्रश्न कुंडली के द्वारा भी हम बहुत हद तक समझ पाते हैं कि जो जैसे प्रश्न कुंडली काम कैसे करती है। कोई आपसे मिलने आया है, उस समय जो ग्रहों का गोचर चल रहा होता है, ऑन दैट पर्टिकुलर एग्जैक्ट मोमेंट जो चार्ट बनता है वह प्रश्न कुंडली कहलाई जाती है। जब व्यक्ति सामने से अपना प्रश्न पूछता है, उस समय के जो ग्रह गोचर होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी चीज़ों का आंसर किया जाता है। अच्छा। तो यह 2 तरीके होते हैं कि जिसके द्वारा, जिनकी अगर मान लीजिए जिनके पास बर्थ डिटेल्स नहीं है, जैसे कि पहले के समय में बहुत होता था, तब लोग उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती थी, लोग भी अवेयर नहीं होते थे। तो आज अगर कोई चाहता है तो उनकी कुंडली ज़रूर बनाई जा सकती है, उन्हें समझाई जा सकती है। बिल्कुल, यानी ये बात तो आपके पॉडकास्ट में क्लियर हो गई कि अगर आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है जी, तो व्यूवर्स एटलीस्ट अपने पेरेंट्स की बर्थ डिटेल्स से, उनके चार्ट से बता सकते हैं कि उनके पेरेंट्स की लाइफ में क्या चल रहा है। मतलब उन बच्चों की आपके पास डिटेल होनी चाहिए। जी, बच्चों की डिटेल से बताया जा सकता है। D12 एक चार्ट बनता है कि उनकी पेरेंट्स की लाइफ कैसी रहेगी, पेरेंट्स की ग्रोथ कैसी रहेगी और उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो जितने भी व्यूवर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो मैं तो उनसे यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी कुंडली दिखाएं तो लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और आपकी लाइफ में कोई भी सवाल चल रहा है या आपको लग रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मुझे सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, तो आप अपना बर्थ चार्ट दिखाकर अपनी लाइफ की तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन पा सकते हैं। लगातार नंबर्स भी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू नेहा मैम, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। थैंक यू मैम।